हे गाइस, वेलकम बैक। तो जो आज अपना टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा, पर मजा आने वाला है आपको इस टॉपिक में। तो ये है हमारा जो हिस्ट्री है क्रेडिट स्कोर्स का और क्रेडिट ब्यूरोज का। क्रेडिट स्कोर क्या होते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज क्या होते हैं, इसके बारे में आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दैट आई एम फुली श्योर। तो आपको कल को फ्यूचर में जाके कभी भी इस चीज का डाउट नहीं रहेगा कि ये स्कोरिंग क्या होती है, ब्यूरोज क्या होते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होती हैं और ये कैसे स्कोर्स बनाए जाते हैं, इनका क्या रीजन था, क्या हिस्ट्री थी। वो सारी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो पूरा एंड तक बने रहिएगा लेक्चर में, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, पहले तो क्रेडिट स्कोर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हमने किसी पर्सन को पैसे देने हैं, लोन देना है, लोन एडवांस करना है किसी पर्सन को, तो हम हमें क्या डर होता है, हमें फियर क्या होता है कि हमारे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वेदर वेदर आवर मनी will come back या repaid or not, will come back, repaid or not, राइट। तो इसको हम बोरोवर का क्रेडिट वर्थीनेस रिस्क कहते हैं, क्रेडिट वर्थीनेस रिस्क, कि वो अपना लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको चेक करने के लिए हम अलग अलग चीजें देखते हैं कि भाई उसका इनकम का कैसे, क्या इनकम लेवल है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है, बिजनेस क्या है, क्या रेपुटेशन है मार्केट में, क्या विंटेज है। इस तरह से सिस्टम हुआ करता था पुराने जमाने में, अभी भी है मींस, बट पुराने जमाने में ये पूरा डेडली फॉलो होता था। पुराने जमाने में आप सोचिए, जब मैं 1950s या 60s की बात करूं, तो जब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स नहीं थे बैंक्स के पास, और बैंक्स आपस में उतना अच्छे से कनेक्टेड नहीं थे जितना कि आज की डेट में कनेक्टेड है। कनेक्शन आपस में इंटरचेंजेबल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो उस जमाने में सारा रिकॉर्ड, देखिए, रिटर्न मेंटेन होता था, बुक्स में मेंटेन होता था सारा रिकॉर्ड। तो किसी पर्सन ने अगर लोन के लिए अप्लाई किया, किसी पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक्स को इवन ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता था कि उस पर्सन के और लोन क्या क्या चल रहे हैं, किन किन बैंक से चल रहे हैं, और वो उन बैंक्स में टाइमली रीपे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये सब चीजें उनको नहीं पता चलती थी, राइट। तो उनको पता लगाने का कि भाई क्लाइंट हमारा जो पैसा है वो हमें टाइम पे वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो उसका इनकम लेवल, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका मार्केट रेपुटेशन, मौके पे विजिट, इस तरह से करके वो करते थे उसको असेस। क्रेडिट वर्थीनेस रिस्क हमेशा रहता था। तो फिर क्या हुआ कि 1956 में दो दोस्त मिले, बिल फेयर एंड अर्ल आइजैक। ये दो दोस्त मिले। जो बिल फेयर था वो एक इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, जो अर्ल आइजैक था वो एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि 1956 में अपने दोनों के नाम पे फेयर आइजैक कॉरपोरेशन एक कंपनी बनाई, जिसको फाइको या फिको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग लोग, फिको कंपनी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई, उन्होंने क्या किया कि हम इंजीनियर और मैथमेटिक्स है, हम क्या करेंगे, हम एक स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बनाएंगे, या इन्होंने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला एक तैयार किया, एक रेडी किया। उन्होंने कहा कि जो क्लाइंट्स का आपको डर है, जो ये क्रेडिट वर्थीनेस रिस्क है, इसको हम एक स्टैटिस्टिक्स नंबर देंगे, कि वो नंबर डिनोट करेगा कि रिस्क ज्यादा है या कम है। ठीक है। अब जितना ज्यादा नंबर आएगा, या जितना ज्यादा स्कोर आएगा, उतना हम कहेंगे कि रिस्क कम है। और जितना कम स्कोर आएगा, जितना लोअर स्कोर आएगा, उतना हम बोलेंगे कि रिस्क ज्यादा है। रिस्क किस चीज का? डिफॉल्ट करने का, क्रेडिट वर्थीनेस का रिस्क, क्रेडिट वर्थीनेस का रिस्क।
यानी कि आपका पैसा वापस ना आने की लाइकलीहुड, कि आपका पैसा, प्रोबेबिलिटी कि आपका पैसा वापस नहीं आएगा और वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, उसका एक, उसको हम एक मैथमेटिकल फार्मूला, एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला हम बनाएंगे। उस फार्मूला को तैयार करके हम एक नंबर जनरेट करेंगे, एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। उस रिजल्ट से आप बस उस रिजल्ट को देखना और आप जजमेंट लगाना कि भाई इस बंदे पे रिस्क ज्यादा है या कम है। ठीक है, उस नंबर को हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर जैसे 300 टू 850 तक का क्रेडिट स्कोर इन्होंने बना के दिया कि जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ही पर्सन का क्रेडिट वर्थीनेस अच्छा है, वो लोन का डिफॉल्ट करने का रिस्क कम है। जैसे किसी का स्कोर मान लीजिए 780 स्कोर आ गया, तो 780 स्कोर मींस एक्सीलेंट स्कोर हो गया। एक्सीलेंट स्कोर हो गया तो मींस कि क्लाइंट का डिफॉल्ट करने का रिस्क बहुत कम है। ठीक है, एज पर देयर फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, जिसको ये एल्गोरिदम भी बोल देते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला को। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक स्कोरिंग मॉडल तैयार किया। तो जो फाइको थी ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी बनी, क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी बनी। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कंपनी क्या कर रही है, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, इस कंपनी ने एक फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले को उन्होंने पेटेंट करवा लिया। उस फॉर्मूले को पेटेंट करा लिया कि कोई बंदा उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला बेसिकली ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक एल्गोरिदम है, कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होगा। मैं जो प्रोज्यूम कर रहा हूँ, हमें भी नहीं, किसी को भी नहीं पता कि क्या एल्गोरिदम है वो। तो कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम है जिसके अंदर एक डाटा को आप इनपुट करेंगे तो वो एल्गोरिदम अपना काम करना शुरू करेगा, वो फॉर्मूला अपना काम करना शुरू करेगा और एंड में एक स्कोर निकाल के एज अ रिजल्ट आपको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो वो एक फॉर्मूला हो गया बेसिकली, सॉफ्टवेयर या फॉर्मूला एप्लीकेशन कुछ भी लगा लीजिए आप। ठीक है, तो फाइको एक फर्स्ट क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी वर्ल्ड के अंदर बन गई, तो जिसने ये काम करना शुरू किया। तो अब ये मॉडल काम कैसे करता है? अब ये मॉडल काम कैसे करता है क्रेडिट स्कोर का? ठीक है, देखिए तीन प्लेयर्स होते हैं, तीन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट प्लेयर कौन है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको वो डाटा, वो स्कोर चाहिए, जिसको डाटा या वो स्कोर चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वर्थीनेस का रिस्क कौन ले रहा है? क्रेडिट वर्थीनेस का रिस्क बैंक टेकअप कर रहा है। कल को डिफॉल्ट हुआ तो बैंक के पैसे मरेंगे। ठीक है, तो बैंक को क्या करना होता है? एक बैंक इंस्टीट्यूशन हो गया, एक ये क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी, ये क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी जिसके पास वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिसके पास वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो पेटेंट है, वो सॉफ्टवेयर है, वो एल्गोरिदम है, वो एप्लीकेशन है जिससे स्कोर जनरेट होता है। फाइको कंपनी है वर्ल्ड में जो मोस्ट ऑफ द काम करती है, 90% ऑफ द काम फाइको कंपनी के पास है वर्ल्ड का क्रेडिट स्कोर देने का। एक कंपनी वेंटेज स्कोर कंपनी 2006 में एस्टेब्लिश की गई है, और 2006 में वेंटेज स्कोर कंपनी एस्टेब्लिश की गई है फाइको को कंपटीशन देने के लिए, फाइको को कंपटीशन देने के लिए। तो फाइको का सबसे मेन कॉम्पिटिटर इस वक्त वेंटेज स्कोर ही है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो, जिन्होंने मैथमेटिकल एल्गोरिदम फॉर्मूलेस बनाए हुए हैं, वो उतनी फेमस नहीं है जितनी ये दोनों फेमस है। फाइको सबसे ज्यादा फेमस है और उसका जो नेक्स्ट बिगेस्ट कंपटीटर है वो है वेंटेज स्कोर। राइट, इनके बारे में अभी हम वेंटेज स्कोर के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। तो दो ऑर्गेनाइजेशन ये हो गई। अब देखिए ये जो दो कंपनीज है इनके पास तो एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूला को वर्क करने के लिए कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ इनपुट डाटा इनको चाहिए होगा। वो डाटा को कौन मेंटेन कर रहा है? वो डाटा मेंटेन कर रहे हैं क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज। ये एक थर्ड एंटिटी हो गई, तीन एंटिटीज हो गई, बैंक, क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी और एक क्रेडिट ब्यूरोस, या जिनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बोल देते हैं। ठीक है, इन कंपनीज का क्या काम होता है? डाटाबेस मेंटेन करके रखना। इनके पास डाटे की भरमार होती है, मतलब पूरा स्टोरेज होता है हर एक क्लाइंट का
कि हर एक क्लाइंट का डाटाबेस इनके पास स्टोर्ड रहता है। तो क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज कौन कौन सी हैं? ट्रांस यूनियन है, इक्विफैक्स है, एक्सपेरियन है, हाईमार्क है, क्रिफ है, सिबिल है। इस तरह से अलग अलग इनके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। तो ये कंपनीज का क्या काम है, देखिए आप इस चीज की गलतफहमी में मत जाइएगा कि ये कंपनीज स्कोर देती हैं। इन कंपनीज का क्या क्या काम है? इन कंपनीज का काम है डाटाबेस को मेंटेन रखना। और वो डाटाबेस इनके पास कहां से आता है? इनके पास बैंकों से ही वो डाटाबेस आता है। जो बैंक्स होते हैं, अगर वो किसी क्लाइंट को लोन देते हैं तो वो लोन जिस क्लाइंट को भी उन्होंने दिया, उसका पूरा डाटा वो उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास स्टोर करवाते हैं डाटा। इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है इंडिया में, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि भाई ये कस्टमर है, इसको हमने इतनी अमाउंट का लोन दिया, इस डेट को सैंक्शन किया, इतने अमाउंट का सैंक्शन किया। देन उनको मंथली उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन में उनको उनकी मंथली रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि भाई उसने लोन की ईएमआई को टाइम पे रीपे किया नहीं किया, या कितने दिन का डिले किया, या और भी चीजें। ठीक है, तो वो डाटाबेस सारा ये कंपनीज मेंटेन करके रखती हैं अपने पास। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि देखिए, अब ये डाटाबेस इन्होंने दे दिया, इंफॉर्मेशन ये बैंक दे ही जा रहा है इनको, और ये लोग आपस में स्टोर करके रखी जा रहे हैं। और ये जो ब्यूरोज हैं, इंफॉर्मेशन कंपनीज अपने पास स्टोरेज का काम कर रही हैं। अब क्या हुआ, अब इन्होंने स्टोर किया हुआ है सारी इंफॉर्मेशन को। अब एक एबीसी बंदा कोई आया इस बैंक के पास लोन के लिए, तो बैंक को अब उसका स्कोर जानना है, कि उस बंदे का हिस्ट्री जानना है, स्कोर जानना है। तो उसने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कंपनी की साइट पे, सिबिल की साइट पे, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन किया और उनको रिक्वेस्ट डाला कुछ फिक्स डाटा इनपुट करके कि भाई मुझे इस बंदे का क्रेडिट स्कोर जनरेट करके दो। तो वो रिक्वेस्ट गई सिबिल के पास या इन कंपनीज के पास। किसी भी कंपनी में बहुत सारे बैंक अलग अलग यूज करते हैं कॉस्ट के हिसाब से, जैसे ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो बैंकों को ये क्रेडिट स्कोर जनरेट करने के लिए फीस देनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है इनको। ठीक है, तो ये लोग कम फीस चार्ज करते हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, हाई मार्क वाले। तो कई छोटी एनबीएफसी बैंक्स इनको प्रेफर कर लेते हैं कि भाई इनका ही स्कोर जनरेट ले लो, इनसे ही रिपोर्ट ले लो। ठीक है, कई जो महंगे हैं थोड़ा सा वो इनसे सिबिल से चलते हैं। ठीक है, तो फिर वो रिक्वेस्ट डालते हैं इनको, इंफॉर्मेशन कंपनी को, एक क्रेडिट स्कोर हमें दो बंदे का। तो ये इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या करती हैं, ये फिर जो अपना एल्गोरिदम वाली कंपनीज है, फाइको स्कोर या वेंटेज स्कोर, उनके पास रिक्वेस्ट भेजती हैं। अब अब क्योंकि यहाँ पे जब वो अप्लाई करता है क्रेडिट स्कोर के लिए, बैंक रिक्वेस्ट भेजता है, तो एक बेसिक इनपुट डाटा करता है। जो लोग बैंक में काम कर चुके हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वो समझते होंगे कि जब हमने सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डाटा इनपुट हम करते हैं ना, एड्रेस डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, पैन नंबर डालते हैं, नाम डालते हैं पूरा, मोबाइल नंबर डालते हैं। तो वो डाटा जब पता लग जाता है, तो जो सिबिल कंपनी है, जो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, वो अपने डाटाबेस में से फिल्टर मारती हैं कि बेस्ट पॉसिबल मैच, कि किस क्लाइंट का डाटा मांगा जा रहा है। जब उनको पता चल जाता है कि इस क्लाइंट का डाटा मांगा जा रहा है, तो वो उसका जो उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड सबमिट करती है इनको, इंटरनली क्रेडिट स्कोरिंग कंपनीज को। तो जो क्रेडिट स्कोरिंग कंपनीज है, जो भी मॉडल वो कंपनी यूज कर रही होगी, फाइको स्कोर या वेंटेज स्कोर, जिसके भी थ्रू कर रही होगी काम, तो वो अपना एल्गोरिदम लगाएगा और उनको क्या करेगा, स्कोर बना के दे देगा कि भाई मान लीजिए इसका 780 स्कोर है, 780 स्कोर है, तो एक स्कोर बना के दे देगा। तो फिर ये कंपनीज क्या करेंगी, एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके अंदर जो ये इन्होंने रिकॉर्ड निकाला था उसकी हिस्ट्री का, वो सारा हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहेगा उसके अंदर, प्लस ये क्रेडिट स्कोर उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, प्लस ये स्कोर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो वो ऐड करके बैंकों को दे दिया जाएगा। तो बैंक्स आगे उसको प्रोसेस कर लेंगे अपने पर्पस के हिसाब से। तो वो पूरी रिपोर्ट को बैंक पढ़ेगा, जिसको आप लोग जैसे अगर सिबिल से काम किया तो आप उसको सिबिल रिपोर्ट बोल देते हो, कि सिबिल रिपोर्ट आ गई जी। तो सिबिल रिपोर्ट में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये जो स्कोर जनरेट हुआ था, स्कोर आ जाता है। ठीक है, ये स्कोर आ जाता है आपके पास, प्लस
उनके पास जो डाटाबेस होता है सारे बैंकों का, जिन जिन उस एबीसी वाले बंदे ने जिन जिन बैंकों के पास भी लोन लिया होगा उन सब बैंकों ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की होगी, तो वो सारा जो डाटा था वो निकल के रिपोर्ट में एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंटेबल फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। आप इस चीज की फिक्र मत कीजिए कि सिबिल रिपोर्ट कैसे दिखती है, उसको कैसे व्यू करना है, कैसे रीड करना है, वो मैं लेक्चर्स में समझाऊंगा आपको। सिबिल रिपोर्ट निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको रिपोर्ट निकाल के भी दिखाऊंगा, और साथ में आपको रिपोर्ट पढ़ने कैसे है वो भी आपको साथ में सिखाऊंगा। उसमें कोई आप चिंता मत कीजिए, अभी आप सिंपल समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो एक रिपोर्ट उनके पास बन के आ जाती है, तो बैंक उसके बाद अपना काम उसके ऊपर कर लेते हैं। तो तीन बंदे इन्वॉल्व हो गए, बैंक हो गया, एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हो गई, और एक स्कोरिंग मॉडल्स हो गए। स्कोरिंग मॉडल वाली कंपनीज होगी जिनके पास एक स्कोरिंग का पेटेंट है, राइट। तो अभी दो दो स्कोरिंग मॉडल्स हैं, फाइको स्कोर और वेंटेज स्कोर, और भी हैं पर मेन जो वर्ल्ड वाइड ये प्रिवेल कर रहे हैं। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बहुत सारी हैं, उनमें से मेन मेन ये कंपनीज हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बात कि मोर देन 90% ऑफ द क्रेडिट स्कोर्स आर प्रोवाइडेड बाय फिको ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर हो गई बात। देयर आर मैनी अदर क्रेडिट स्कोर जनरेटिंग कंपनीज, बट वेंटेज स्कोर एस्टेब्लिश्ड इन 2006 बाय थ्री मेजर क्रेडिट ब्यूरोज इज द मेन कंपटीटर। ठीक है, वेंटेज स्कोर एक मेन कंपटीटर है। स्कोरिंग मॉडल एल्गोरिदम कीप ऑन अपडेटिंग लाइक सॉफ्टवेयर एंड रेगुलर अपडेट्स, जैसे आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉइड फोन्स में अपडेट होती रहती है ना, तो उसी तरीके से जो ये इनके वेंटेज स्कोर के फाइको स्कोर के स्कोरिंग मॉडल्स है ना, ये अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे फाइको का अभी लेटेस्ट 10th वर्जन चल रहा है, मेरे हिसाब से 10th ही है, पता नहीं 11th है, मेरे हिसाब से 10th वर्जन चल रहा है। और वेंटेज स्कोर का 4th वर्जन का अपडेट आ चुका है। ठीक है, जैसे फाइको फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, अब ये 10th वर्जन का अपडेट आ चुका है। उसी तरह से वेंटेज स्कोर का भी 4th वर्जन का अपडेट आ चुका है। तो ये अपडेट होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से इनके स्कोरिंग मॉडल्स अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो दो तीन डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि फाइको स्कोर और वेंटेज स्कोर में क्या फर्क है। देखिए, जो फाइको कंपनी है ये सबसे पुरानी कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड इन 1956 बाय बिल फेयर एंड अर्ल आइजैक, मैं आपको बता चुका हूँ। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2006 में। वेंटेज स्कोर किसको कंपटीशन देने के लिए? फाइको को ही कंपटीशन देने के लिए। इसको एस्टेब्लिश किसने किया? इसको एस्टेब्लिश किया इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ने। किन किन ने? ट्रांस यूनियन ने, इनको ग्रीन में मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रांस यूनियन ने, इक्विफैक्स ने और एक्सपेरियन ने। ये जो तीन क्रेडिट इंफॉर्मेशन या डाटा मेंटेन करने वाली कंपनीज थी, इन तीनों कंपनीज ने मिलके वेंटेज स्कोर को एस्टेब्लिश किया। वेंटेज स्कोर को एस्टेब्लिश किया, अपना एक अलग प्रोप्राइटरी फॉर्मूला इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, तो इन्होंने ये जॉइंट वेंचर में काम किया, तीनों कंपनीज ने, ट्रांसयूनियन, एक्सपेरियन एंड इक्विफैक्स। क्लियर। अब देखिए, फाइको स्कोर और वेंटेज स्कोर में ये बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है। अब फाइको स्कोर में अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, मिस्टर ए है आपका नाम, मिस्टर ए आपका नाम, आपका किसी बैंक से कोई लोन नहीं चल रहा, कोई लोन नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए अप्लाई किया। तो आप एक बार मेरे को बात बताइए, अगर आपने जिंदगी में कभी लोन के लिए, क्या क्रेडिट कार्ड के लिए भी कभी अप्लाई नहीं किया था, और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका क्या कोई इनके पास कोई डाटाबेस होगा? इनके पास कोई डाटाबेस होगा आपका? बिल्कुल भी नहीं, कोई डाटाबेस ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री थी ही नहीं पिछली। तो अगर जब ये बैंक इनके पास से क्रेडिट स्कोर का रिक्वेस्ट करने के लिए भेजेगा, तो जब ये अपने डाटा में सर्च मारेंगे तो इनको कोई डाटा मिलेगा आपका? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई इनपुट डाटा ही नहीं मिलेगा, तो ये इनपुट डाटा इनको क्या ही देंगे स्कोर जनरेट करने के लिए? इनको तो स्कोर जनरेट करने के लिए एक इनपुट डाटा चाहिए होता है ना, एक डाटा चाहिए होता है आपकी हिस्ट्री का। ठीक है, तो जब हिस्ट्री नहीं है तो ये स्कोर भी क्या क्या आप जनरेट करेंगे? तो आपका स्कोर क्या आएगा? -1। -1 मीन्स कि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। खैर, इनके बारे में और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी आप इसके ऊपर ये मत समझना कि मैंने ये समझा दिया बस -1 क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे।
तो ठीक है, कोई हिस्ट्री नहीं है। जो फाइको मॉडल बोलता है, फाइको मॉडल बोलता है कि जो मेरे को अगर स्कोर देना है, फाइको स्कोर देना है, अगर फाइको स्कोर देना है, तो जो बोरोवर है मिस्टर ए, बोरोवर है जो मिस्टर ए, उसका क्या होना चाहिए, उसकी जो लोन की हिस्ट्री है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। 6 मंथ्स ओल्ड उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। मींस कि आज अभी मल चल रहा है अप्रैल 2022, ठीक है। तो मिस्टर ए ने फर्स्ट जो एक लोन लिया था वो फेब 2022 में लिया था, फेब 2022 में लोन लिया था, और अप्रैल 2022 में वो सेकंड सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। पहला लोन, फर्स्ट लोन उसने फेब 2022 में लिया था, तो कितना गैप है ये, 2 महीने का गैप है। यानी कि जो उसकी, मतलब अभी तो उसने ये सेकंड लोन के लिए अप्लाई किया है, ये इसका ऑलरेडी रनिंग है, ये इसका ऑलरेडी रनिंग है। तो ये जो ऑलरेडी रनिंग लोन है ये कितने महीने पुराना है, 2 महीने पुराना है। तो फाइको बोलता है कि मेरे को एटलीस्ट 6 महीने पुराना एक लोन उसका होना चाहिए। अब इस सिनेरियो में उसका सिर्फ 2 महीने पुराने पुराना ही लोन था, तो फाइको आपको स्कोर नहीं दे पाएगा, वो आपको ये स्कोर देगा, वो आपको स्कोर दे ही नहीं पाएगा फाइको। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो दूसरी चीज फाइको बोलता है कि जो आपका एक लोन एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट 6 महीने पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, प्लस जो ड्यूरिंग 6 मंथ्स, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स उसमें कुछ एक्टिविटी हुई हो। मींस ऐसे ना पड़ा हो कि लोन सैंक्शन करवा लिया 6 महीने पहले, मतलब मान लीजिए अभी अप्रैल 22 है, तो नवंबर 21 में 6 महीने पहले मैंने 10 लाख का लोन सैंक्शन करवा लिया, पर मैंने उसको यूज नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, या कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया 2 लाख रुपए का, ठीक है, पर उसको मैंने यूज नहीं किया, तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई 6 महीने में, 6 महीने में कोई एक्टिविटी उसके अंदर की नहीं, मैंने कुछ भी नहीं यूज किया, ना पेमेंट की ना यूज किया, तो मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं आएगा, चाहे मैंने उसको 6 महीने पुराने क्रेडिट कार्ड लिया हो। तो वो बोलते हैं कि एक लोन हो और वो लोन एटलीस्ट 6 महीने पुराना हो, और ये जो 6 महीने है, लास्ट 6 महीने, उसमें उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई हो, तो ये हुआ होगा तभी आपको फाइको स्कोर आके मिलेगा, नहीं तो आपका फाइको स्कोर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वेंटेज वाले क्या बोलते हैं, वेंटेज स्कोर वाले, वेंटेज स्कोर वाले बोलते हैं कि बस वन लोन होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन होना चाहिए, ठीक है। चाहे 6 महीने पुराना हो, चाहे 15 दिन पुराना हो, चाहे उसमें कोई एक्टिविटी हुई हो, चाहे ना हुई हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक लोन आपका होना चाहिए आपकी, आपको स्कोर देने के लिए, ठीक है। तो फाइको स्कोर में क्योंकि थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वाली रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए फाइको स्कोर आपको मिलने के चांस थोड़े से लोअर हो जाते हैं, थोड़े से लोअर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वाली कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से फाइको स्कोर आपका -1 आएगा, ये चांसेस ज्यादा है, मतलब काफी केसेस में, ठीक है। बट वेंटेज स्कोर के केस में अगर आपका एक लोन भी है, चाहे वो 15 दिन पुराना ही हो, आपका स्कोर आपको मिलेगा। तो स्कोर हिट करने के चांसेस वेंटेज स्कोर मॉडल में ज्यादा है, वेंटेज स्कोर मॉडल में आपको स्कोर मिलेगा, तो वो चांसेस आपके ज्यादा है। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर है। ये इनका काफी क्रिटिकल डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो फाइको मॉडल है, जो फाइको मॉडल है, मैंने आपको बताया कि फाइको का फोर्थ जैसे वर्जन अपडेशन आ चुकी है। अभी आप बोलेंगे कि सर फोर्थ एक वर्जन है तो मतलब जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है या एल्गोरिदम या जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कुछ भी है, ये उसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल होगा, स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल होगा, जो सबके लिए एक समान होगा, ठीक है, जो किसी में कोई फर्क नहीं करता होगा। पर ऐसा नहीं होता, ये जो फोर्थ वर्जन है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। मतलब अगर ट्रांस यूनियन कंपनी है, ट्रांस यूनियन कंपनी, ये कौन सी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, इन कंपनीज की, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की, जो डाटाबेस मेंटेन करती हैं। ट्रांस यूनियन के लिए ये फोर्थ वर्जन
थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, एक्सपीरियन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इक्विफैक्स के लिए अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो मतलब अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज के लिए ये वर्जन में कुछ ना कुछ डिफरेंट चेंजेस रहेंगे, उन उन कंपनीज के अपने अपने डाटाबेस के हिसाब से फॉर्मूला में कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। तो हेंस जो सबका स्कोरिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, स्कोरिंग है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, वेंटेज स्कोर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, ये सिंगल मॉडल है सबके लिए, क्योंकि इनको बनाया ही किन्होंने, इन्हीं तीनों ने ही तो बनाया है। ठीक है, ये सिंगल मॉडल है सबके लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्कोर सेम ही आएगा सबका। अब आप बोलेंगे कि सर सेम मॉडल है, सेम मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो स्कोर सेम ही आएगा सबका। जी नहीं, स्कोर सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो ये ट्रांसयूनियन, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स है ना, इनके पास जो डाटाबेस मेंटेन रहता है, ट्रांसयूनियन के पास डाटाबेस जो मेंटेन्ड है, एक्सपीरियन के पास जो डाटाबेस मेंटेन्ड है, इक्विफैक्स के पास जो डाटाबेस मेंटेन्ड है, इनके पास, रिमेंबर आपने याद रखना है कि इनके पास डाटाबेस आया कहां से, इन्होंने दिया है डाटाबेस। इनके पास जो डाटाबेस मेंटेन्ड है, मान लीजिए मेरा ही जो डाटाबेस है, मान लीजिए मेरे जो लोन्स हैं, मेरा जो डाटाबेस है, इनके पास थोड़ा सा फर्क होगा एक्यूरेसी वाइज। हो सकता है कि एक्सपीरियन के पास एक आध बैंक का कोई डाटा मेरा ना हो, किसी बैंक ने उनको रिपोर्ट ना किया हो, मैं किसी बहुत ही अलग बैंक से लोन लेके बैठा हुआ हूँ, इनके पास ना हो, इनके पास हो सकता है कि उस बैंक ने ट्रांसयूनियन के पास मेरी 3-4 साल की हिस्ट्री रिपोर्ट कर रखी हो, इनके पास मेरी 2 साल की हिस्ट्री हो। ठीक है, हो सकता है कि इनके पास मेरी जो हिस्ट्री है उसमें एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा बढ़िया हो, इनके पास कुछ इनपुट डाटा में एरर आ गया हो, कुछ भी लगा लीजिए। तो अकॉर्डिंगली स्कोर तो सेम नहीं आएगा, स्कोर डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि सबके पास अपना अपना एक डाटाबेस मेंटेन्ड है, अपना अपना एक डाटाबेस मेंटेन्ड है, और उसमें क्या एक्यूरेसी है क्या नहीं ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो स्कोरिंग सेम नहीं आएगी, बट हाँ, जो मॉडल यूज होगा वो मॉडल, वेंटेज स्कोर अगर वो यूज कर रहे हैं तो स्कोरिंग मॉडल आपका सेम रहे उनके अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज नहीं समझा रहा अभी, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर 750 स्कोर है, 800 स्कोर है, तो मतलब ये कैसे डिटरमिन होता है, कि मतलब कैसे स्कोर निकालते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं, क्रेडिट स्कोर को। वो एक सेपरेट डिस्कशन है अपनी, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं प्रोबेबल जो आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकती हैं, या जो आपके स्कोर को खराब करती हैं, या किन बातों से आपका स्कोर इम्पैक्ट होता है। वो स्कोरिंग मॉडल्स में जो इनका स्कोरिंग मॉडल्स हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है वो। ठीक है, पर आपको एक कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा रहा हूँ, आप आई होप मेरा आप आइडिया समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। करेक्ट। उसके बाद अपना लास्ट डिस्कशन कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन कंपनीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्रांसयूनियन कंपनी है एक, ट्रांसयूनियन कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, क्रेडिट ब्यूरो है, जो कि क्या करता है, एक डाटाबेस मेंटेन करता है। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, 1968 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इक्विफैक्स है, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। ये पहले 1899 में रिटेल एग्री क्रेडिट कंपनी के काम करने के लिए स्टेब्लिश हुई थी। 1960s के टाइम इसके पास सबसे ज्यादा क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती थी। देखिए, ये स्कोर देने वाली कंपनीज नहीं है, स्कोर देने वाली कंपनीज कौन है, फाइको, वेंटेज स्कोर। ठीक है, फाइको 1956 में बनी थी, तो आप ये मत समझिएगा कि 1899 में ये बनी थी तो स्कोर तब से बनने शुरू हो गए थे। ये एक डाटा अकोमुलेशन वाली कंपनीज थी। ठीक है, तो उन दिनों में 1960 में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास, कंपनी के पास थी, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को ही इंफॉर्मेशन दिया करती थी उस जमाने में। जो एक्सपीरियन है वो एक आयरिश कंपनी है, आयरलैंड की कंपनी है, 1968 में स्टार्ट हुई थी ये भी। क्रिफ हाईमार्क, क्रिफ हाईमार्क दो कंपनीज हैं। ठीक है, हाईमार्क कंपनी एक इंडियन कंपनी है, ये जो हाईमार्क है, हाईमार्क इंडियन कंपनी है। जो क्रिफ है ये एक इटालियन कंपनी है जो कि 1988 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हाईमार्क एक इंडियन कंपनी है, क्रिफ हाईमार्क इनका एक जॉइंट वर्जन है। जो ये हाईमार्क कंपनी है, ये 2005 में स्टार्ट हुई थी एज एन इंडियन कंपनी, पर 2014 में
क्रिफ ने इटालियन कंपनी ने इसका 70% स्टेक अक्वायर कर लिया, तो इसका नाम बन गया क्रिफ हाईमार्क। क्रिफ हाईमार्क इसका नाम बन गया। अब सबसे ज्यादा मजे इंपॉर्टेंट कंपनी सिब्बल, जिसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, सिब्बल सिब्बल सिब्बल। सिब्बल भी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट ने बनाई थी ये कंपनी 2000 में। साल 2000 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। 2004 में इसने कंज्यूमर ब्यूरो लॉन्च किया, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनका रिकॉर्ड शुरू किया। 2006 में इसने कमर्शियल यानी कि जो फर्म्स का रिकॉर्ड शुरू किया। 2011 में इसने जो स्कोर्स थे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को अपनी साइट के थ्रू एक्सेस करने के राइट्स दे दिए कि साइट पे जाइए और स्कोर निकाल लीजिए। 2016 में देखिए क्या हुआ, ट्रांस यूनियन ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। ट्रांस यूनियन ने अपने सिब्बल जो अपनी भारतीय कंपनी थी उसमें 92.1% स्टेक को एक्वायर कर लिया। तो ये सिब्बल ट्रांस यूनियन या ट्रांस यूनियन सिब्बल ऐसे करके ट्रांस यूनियन सिब्बल ट्रांस यूनियन ये करके इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो अब ये सिब्बल इंडियन कंपनी नहीं रही, अब ये फॉरेन कंपनी है, ट्रांस यूनियन का शेयर है इसके अंदर। 2017 में इसने सीएमआर स्कोर का कॉन्सेप्ट यूज किया कमर्शियल यानी कि बोरिंग एंटिटी के लिए, फर्म्स के लिए। सीएमआर मींस सिब्बल एमएसएमई रैंक। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो उस इनके ऊपर अभी जोर मत दीजिएगा कि सीएमआर स्कोर क्या होता है, क्या नहीं, क्या मीनिंग होता है। सीएमआर स्कोर भी आपको दिखाऊंगा, रिपोर्ट कैसे पढ़नी है वो भी आपको दिखाऊंगा, ये सब आपको दिखाऊंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो आई होप कि यही मेरा जो आज का मेन टॉपिक था आपको समझाने का कि भाई क्या हिस्ट्री थी, क्यों ये स्कोर बनाए गए और कैसे ये वर्क करते हैं मेनली। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंशिएट करना कि ब्यूरोस कंपनी अलग होती हैं, स्कोरिंग मॉडल्स अलग होते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया हुआ इस लेक्चर को। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।